नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीएम हेमंत सोरेन को शो कॉज नोटिस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस। पूरे देश के साथ साथ राजधानी रांची में भी धूमधाम से मनाई जा रही ईद उल फितर को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। वहीं पाकुड़ में भी धूमधाम से मना ईद का त्योहार। ईद को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। लोगों ने एक दूसरे को दिया संदेश। चक्रधरपुर में लगा आईआरसीटीसी पर आरोप। 8 साल का एग्रीमेंट 5 साल में तोड़ने का लगा आरोप। राज्य हाईकोर्ट में मामला दर्ज। और गुमला में पटाखा के विस्फोट से झुलसी छात्रा। रिम्स में चल रहा घायल छात्रा का इलाज। इस पर पटाखा बेचने के लिए दुकान पर रखा था पटाखा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुचर्चित ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शो कॉज नोटिस भेजा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे जवाब भी मांगा है कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। दरअसल खनन पट्टा जारी होना आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा खुद के नाम खनन पट्टा अलॉट कराने के मामले में झारखंड में सियासत भी अब चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी इस मामले में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर रही है। वहीं हेमंत सोरेन का इस मामले को लेकर बचाव करने के लिए उनकी पार्टी जेएमएम के लगभग सभी नेता उतर आए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जारी ये नोटिस हेमंत सोरेन के लिए झटके से कम नहीं है। बता दें कि हेमंत सोरेन के पास खनन मंत्रालय भी है। ऐसे में वो अपने नाम खनन पट्टा जारी करने को लेकर घिर गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन पहले से ही रांची में उनके नाम पर पत्थर की खदान के कथित आवंटन को लेकर कानूनी उलझनों में फंसे हुए हैं। अब इस मामले की जांच चुनाव आयोग पहले से ही कर रहा है। अगर इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो विधानसभा सदस्यता से अयोग्यता की नौबत भी आ सकती है। बता दें कि राज्य की विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी की शिकायत के बाद राज्यपाल बैस ने शिकायत को चुनाव आयोग के पास राय के लिए भेजा था, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यहां मुश्किलें कहीं से भी कम होती हुई नहीं आ रही हैं। जहां वो तमाम बातें अपने सामने रख रहे हैं, अपने बचाव में तमाम बातें रख रहे हैं, वहीं बीजेपी भी उनको घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पर आखिर मुख्यमंत्री अपना बचाव कैसे करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। शो कॉज नोटिस है। मुख्यमंत्री से पूछा गया है जो पत्थर खनन लीज जो आपने लिया है, इस मामले को लेकर के जन प्रतिनिधि अधिनियम जो है 9A के तहत क्यों नहीं आप पर कार्रवाई की जाए और क्यों नहीं आपकी सदस्यता को बर्खास्त की जाए। हालांकि स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक देना है चुनाव आयोग को। इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखने समझने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मसले को लेकर के राज्य भवन को एक ज्ञापन सौंपा था, शिकायत की थी, उसके बाद राजभवन की तरफ से इस मामले को लेकर के एक जानकारी जो है वो चुनाव आयोग से मांगी गई थी। चुनाव आयोग ने से राय मांगने के बाद ही चुनाव आयोग इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि चुनाव आयोग अगर इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आयोग पाता है तो सीधे सीधे रिपोर्ट वो राजभवन को भेज देगा और ऐसे में राजभवन स्वतंत्र होगा, राज्यपाल स्वतंत्र होंगे किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए। लिहाजा जो राजभवन जो चुनाव आयोग ने शो कॉज नोटिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया है प्रति, उसमें ये भी कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ये जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 के तहत 9A का मामला बनता है, यानी लाभ के पद पर रहते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में इनकी सदस्यता जो है वो जा सकती है।
बिल्कुल अब देखिए, नवीन, यहाँ पर उनकी सदस्यता जा सकती है, हालांकि उन्हें नोटिस भेजा गया है, साथ ही उनसे ये जवाब भी मांगा गया है कि आखिर अगर पार्टी और मुख्यमंत्री खुद इस बात का आग्रह कर रहे हैं, खुद इस बात की अपील कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो क्या वजह है? इसका स्पष्ट कारण वो यहाँ पर कोर्ट में बताएं कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ठोस कदम या कोई बड़ा यहाँ पर रीजन दिया जा सकता है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नोटिस का मतलब ही साफ है कि मुख्यमंत्री का जवाब आयोग चाहती है, आयोग को मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं और जो आरोप उन पर लग रहे हैं उन आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अपने स्पष्टीकरण में क्या कुछ कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 9A का उल्लंघन नहीं है, हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे नोटिस के माध्यम से मुख्यमंत्री अपना जवाब रखेंगे 10 मई तक। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पूरे मसले पर आखिर राजभवन को क्या राय देता है और राजभवन को रिपोर्ट भेजने के बाद क्या राज्यपाल, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है 9A के तहत, अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है, सरकार किसी भी तरीके से असुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अगर आप विधायकों के आंकड़े को देखें तो 30 विधायक जेएमएम के पास है, 18 विधायक कांग्रेस के पास है, यानी सरकार सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये बनता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने के बाद जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी, जिसका भी नाम उसके लिए नामित होगा, उसके नाम पर कितने लोग सहमत होंगे। हालांकि ये दूरगामी विषय है, इस पर बात करना अभी शायद थोड़ा जल्दबाजी होगा। अब देखने वाली पहले ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का जवाब क्या होता है, आयोग उस जवाब से कितना संतुष्ट होता है, और अगर आयोग उस जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो वो रिपोर्ट राजभवन को क्या भेजता है, राजभवन इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि झारखंड की सियासत इन दिनों कई मामलों को लेकर ये कानूनी दावपेच जो है, इस कानूनी दावपेच में वर्तमान सरकार फंसी हुई है और देखने वाली बिल्कुल नवीन, वर्तमानी कानूनी दावपेच जो यहाँ पर बने हुए हैं, जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं झारखंड सरकार पूरी तरह से दबी हुई नजर आ रही है, पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ जवाब यहाँ पर कोर्ट को पेश किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक है और आपने किया संगीत की साधना, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। रॉ वॉइस में अपलोड करें अपना 1.5 मिनट का सिंगिंग वीडियो rkmusicals.com पर और बने भारत का अगला सिंगिंग सुपरस्टार। सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना, सुर स्वर साधना। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक है और आपने संगीत की साधना की है और म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिक जल्द आपके बीच ला रहा है संगीत का महामंच सुर स्वर साधना। तो ऑडिशंस के लिए अपना 90 सेकंड का वीडियो rkmusicals.com पे अपलोड करें और बने अगला सिंगिंग सुपरस्टार। तो कोशिश कर सकते हैं आप, और जिसको इंटरेस्ट है, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े, ऑडिशन दें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां झारखंड की राजनीति में अब फेरबदल, राजनीतिक हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर यहां दर्ज की गई है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय और उनके खिलाफ एफआईआर यहां दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरयू राय के खिलाफ राज्य के डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सरयू राय पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, सरयू राय पर स्वास्थ्य सचिव की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले को लेकर के डोरंडा थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट का उल्लंघन बताया गया है। अभी हाल ही में बनने और सरयू राय प्रकरण बहुत प्रकाश में था, जिसमें सरयू राय की तरफ से बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाया गया था कि वो कोरोना प्रोत्साहन राशि जो है अपने करीबी लोगों को दिलवाएं और खुद भी उन्होंने लिया। ये मामला जब तूल लिया तो इसके बाद कई कागजात राय की तरफ से भी पेश किए गए, वहीं कई कागजात जो है वो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जो है उनके तरफ से भी पेश किए गए थे। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले मानहानि का केस जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से निर्दलीय विधायक सरयू राय पर लगाया गया था और अब एक बार स्वास्थ्य सचिव की तरफ से इस मामले में एक केस किया गया है। और ये एफआईआर की मैं पहले बात कर लूं कि किन कौन कौन से धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। सरयू राय के खिलाफ 409, 420B, 379, 411 और 120B के तहत आरोप लगाए गए हैं। डोरंडा थाना प्रभारी के हवाले से अगर इसको समझे तो देर शाम जो है डिपार्टमेंट के अवर सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया था। इन्होंने दावा किया है कि मामला दर्ज करने के साथ पुलिस तहकीकात कर रही है। तो एफआईआर स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव की ओर से दर्ज कराई गई है और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट जो है इसका उल्लंघन बताते हुए ये तमाम धाराओं का जिक्र जो है इसमें किया गया है। हालांकि ये अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर जो है सरयू राय का क्या जवाब होता है। हालांकि सरयू राय कहा है कि वो कोर्ट में तमाम चीजों का जवाब देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था इस मामले को लेकर, जब आरोप लगा था स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कि कोरोना प्रोत्साहन की जो राशि है वो राशि मुख्य स्वास्थ्य मंत्री अपने करीबी 60 लोगों को और खुद भी उसके लिए जो है नामित किए थे खुद को। इसी को लेकर के ये आरोप लगा था कि पैसा अवैध तरफ से निकासी की गई है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने तमाम आरोप लगाया था। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम चीजों को सिरे से खारिज किया, कई कागजात दिखाए। उन्होंने आरोप लगाए कि सरयू राय के ऊपर ऑफिशियल सेक्रेटरी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, विभाग जो है उन पर कार्रवाई करे। और आप समझ सकते हैं कि लगभग 10 दिनों के बाद विभाग की तरफ से अब ये कार्रवाई की गई है। अवर सचिव ने ये एफआईआर डोरंडा थाने में दर्ज कराया है। देखने वाली बात होगी कि सरयू राय अब इन चीजों बिल्कुल नवीन, सरयू राय पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है झारखंड की राजनीति से, वो कहीं ना कहीं सरयू राय की भी मुश्किलों को और बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले उन पर मानहानि का केस बन्ना गुप्ता की तरफ से दर्ज किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन पर ये एफआईआर दर्ज हुई है, जो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों को बढ़ा रही है। ऐसे में सरयू राय की तरफ से क्या कुछ बयान निकल करके सामने आ सकते हैं और अपने बचाव के पक्ष में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रगति में इसका एक कानूनी पहलू है, जरा उस पर भी नजर डालना चाहूंगा। देश में ऐसे 50 मामले हैं जिस पर कोर्ट ने ये कहा है कि ये डिपेंड नहीं करता है कि जो कागजात है वो कहाँ से आए हैं, डिपेंड ये करता है कि जो कागजों में जिन बातों का जिक्र किया गया है, अगर भ्रष्टाचार के आरोप सही है तो महत्वपूर्ण ये है कि भ्रष्टाचार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर कार्रवाई हो। वो कागजात कहाँ से आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। खुद इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है गाइडलाइन है, कई माननीय हाई कोर्ट का गाइडलाइन है कि तमाम जो कोर्ट्स हैं वो स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है और उस मामले को लेकर के कोई भ्रष्टाचार का उजागर करता है तो वो जो पेपर है वो बिल्कुल
बिल्कुल नवीन, दस्तावेज कहां से आए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आदेश भी अब कोर्ट की तरफ से भी निकल करके सामने आ गए। हालांकि अब देखना ये होगा कि सरयू राय अपने बचाव में क्या कुछ बोलते हैं और उन पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जोहार झारखंड में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक है और आपने की है संगीत की साधना, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। रॉ वॉइस में अपलोड करें अपना 1.5 मिनट का सिंगिंग वीडियो rkmusicals.com पर और बने भारत का अगला सिंगिंग सुपरस्टार। सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना, सुर स्वर साधना। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम। और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक है और आपने संगीत की साधना की है और म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिक जल्द आपके बीच ला रहा है संगीत का महामंच सुर स्वर साधना। तो ऑडिशंस के लिए अपना 90 सेकंड का वीडियो rkmusicals.com पे अपलोड करें और बने अगला सिंगिंग सुपरस्टार। तो कोशिश कर सकते हैं आप, और जिसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े, ऑडिशन दें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बात अब ईद की करेंगे। दरअसल आज पूरे देश में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। रमजान के 300 दिन के रोजे के बाद ईद आई है। फिजाओं में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कई अलग अलग ईदगाहों का माहौल बेहद खास नजर आ रहा है, जहां सभी के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो यहां पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते कुछ फीकी सी लग रही ईद आज मानो पूरी तरह से खिल उठी है। बच्चों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। रांची के बरियातू क्षेत्र में भी ईद की रौनक देखने को मिल रही है। और अब बात पाकुड़ की करेंगे, जहां जिले में सेवइयों में लिपटी मोहब्बत की मिठास का त्योहार ईद उल फितर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंगलवार को शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई अलग अलग जगहों पर ईदगाहों में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी गई। वहीं चेगाडाना, सीता पहाड़ी, इस्लामी, फरसा, रहसपुर, झिकरटी, चाचकी, देवतल्ला सहित तमाम गांव में सुबह से ही चहल पहल देखने को मिल रही है। लोगों ने नए कपड़े पहनकर क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों पर जाकर ईद की नमाज अदा की। वहीं बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह ईद मिलन समारोह भी आयोजित किए गए, जिसमें अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए और भाईचारे का संदेश दिया। ये आलम गांव से लेकर शहर तक नजर आ रहा है। सभी लोग अपने अपने परिवारों और दोस्तों के साथ ईदगाह पहुंच रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद और सेवइयां भी बांट रहे हैं। वहीं इस मौके पर रोजेदारों ने खुदा से मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआ भी मांगी है। वहीं कोरोना की पाबंदी के चलते पिछले 2 सालों से ईदगाह में केवल 5 ही लोगों ने नमाज पढ़ी थी। इस साल ईदगाह में नमाज पढ़ने वाले सभी लोगों में काफी खुशी का माहौल भी देखने को मिला। वहीं इस मौके पर सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए थे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। बता दें कि इस मौके पर हर समुदाय के लोग, विशेषकर हिंदू भाई, अपने मुसलमान दोस्तों के घर पहुंचे और
ईद की मुबारकबाद दी। के लिए मेहमानी और ज़ियाफ़त का दिन है। अल्लाह ताला इस दिन रोज़े की तमाम इबादतों का बदला अता करता है और अल्लाह ताला मुसलमानों को इस दिन अपने ख़ास इनाम व इकराम से नवाजता है, जहन्नम से आज़ादी अता करता है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और नेमतें अता करता है। इसलिए मुसलमान खुशी खुशी इस दिन मस्जिद या ईदगाह में जमा होकर अपने रब की इबादत और बंदगी करते हैं। इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप तमाम हज़रात को ईद मुबारक हो। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लिहाजा इस खुशी के मौके पर मेरा तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से गुजारिश है कि अपना और अपने पड़ोसियों का और यतीमों का ख्याल रखें ताकि किसी का दिल मजलूम हो। वहीं जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में आज ईद पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। बता दें कि देश में आज ईद का पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद का पर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी बड़ा त्योहार माना जाता है। वहीं रमजान के पाक महीने में रोजा रखने के बाद ईद उल फितर और भाईचारे और अमन का पैगाम लेकर आता है। मस्जिदों में भी आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। दूसरी तरफ हजारीबाग में मंगलवार को ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरह से अदा की गई। मौके पर अकीदतमंदों ने देश के अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं मंगलवार सुबह हजारीबाग जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। बता दें कि ईद उल फितर का त्योहार जिले में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हजारीबाग जामा मस्जिद में पहली जमात में नमाज 7:30 बजे हुई, तो वहीं दूसरी जमात की नमाज लगभग 8:30 बजे अदा की गई। रमज़ान के त्यौहार के बाद हमारा ये ईद आता है और ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट रहता है। रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं और सहरी इफ्तार जो होता है, तरावी होती है, उसके बाद हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट मिलता है और ये 2 रकात नमाज ईद उल फितर की अदा की जाती है, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान अमन सुकून के साथ इसे अदा करते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, नए नए कपड़े, अच्छे से कपड़े पहनते हैं और घर में भी अच्छा माहौल होता है, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम होता है। और अब बात देवघर की करेंगे, जहां 2 सालों बाद बिना किसी बंदिशों के ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। लोग एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हुए भी नजर आए। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में रोजेदारों में उत्साह का माहौल देखा गया। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से नमाज को घर में पढ़ने को रोजेदार मजबूर थे, लेकिन इस बार सारी बंदिशें हटा दी गई, जिसके बाद आज ईद की पुरानी रौनक वापस लौट आई। आज का त्यौहार ईद के नाम से जाना जाता है और सबसे पहली बात यह है कि ईद होता है क्या है। ईद का शब्दार्थ जो होता है वो खुशी होता है, हैप्पीनेस। हम लोग 1 महीने तक तकरीबन रोजा रखते हैं, उपवास करते हैं और उस रोजा रखने के खुशी में ईद को मनाया जाता है। इससे एक पैगाम जाता है, पैगाम ये जाता है कि भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत जो होती है, उस शिद्दत से किस तरह से गरीब तबके के लोग लड़ते हैं और वो किस तरह से अपने आप में सहन करते हैं। जब एक पूंजीपति और एक पैसे वाले लोगों और एक गरीब लोगों को का जो शिद्दत होता है वो पता चलेगा, तो ये एक अच्छा पैगाम जाता है। मौका है, ईद का मौका खुशी का मौका है। खुशी का मौका में हुआ कि आपस में मिलजुल के रहना है, भाईचारा बढ़ाना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, एक दूसरे से गले मिलना है, एक दूसरे को मीठी चीज खिलाना है, ताकि ये मिठास साल भर जो है बनी रहे। बढ़ते आगे, बात अब IRCTC की करेंगे। दरअसल IRCTC पर 8 सालों का एग्रीमेंट 5 साल में ही तोड़ने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि विकास गुप्ता एंड कंपनी को IRCTC के द्वारा 2016 में 51 WVM मशीन लगाने का वर्क ऑफ ऑर्डर दिया गया था, लेकिन IRCTC द्वारा 5 साल में ही उसे टर्मिनेट कर दिया गया। कंपनी को 3 साल का और एक्सटेंशन मिलना था, लेकिन नहीं मिला। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से मशीन बंद थी। IRCTC ने इसे भी नजरअंदाज किया। IRCTC ने कंपनी को बकाया जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था, जिसे लेकर कंपनी ने रांची हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया है। मैं एक रेलवे का IRCTC रेलवे का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ।
मुझे 2016 में एक IRCTC के द्वारा टेंडर प्राप्त हुई थी वाटर वेंडिंग मशीन लगाने का। यात्री सुविधा के लिए मैंने 2016 में जब मुझे मिला था, मैंने पूरे रेलवे में साल से 1.5 साल के अंदर में 51 WVM मशीन लगाने का टेंडर जो मुझे प्राप्त हुआ, वो हायर अथॉरिटी सभी चेक करने के बाद मुझे अवार्ड दिए, जिसका LOA मुझे प्राप्त हुआ। रेलवे के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ IRCTC के साथ में 8 वर्षों का, 5 + 3 8 और इस बीच में हमारा काम बहुत अच्छा रहा, चलते रहा। दिसंबर में हमारा मशीन को रेलवे द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। और अब बात गुमला की करेंगे, जहां सदर प्रखंड के फोरी निवासी कलीम बख्श की लगभग 16 वर्षीय बेटी खुशियाना प्रवीण पटाखा के विस्फोट से झुलसकर घायल हो गई, जिसके बाद सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। ये घटना आज सुबह की बताई जा रही है, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों के द्वारा सदर अस्पताल गुमला में बच्ची को भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर मिंज ने उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया है। वहीं इस संबंध में घायल और परिजनों ने बताया है कि ईद के त्योहार को लेकर पटाखा लाकर अपने किराना दुकान में रखा था, जो साफ सफाई के दौरान गिरकर विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में छात्रा आ गई और झुलसकर घायल हो गई। वहीं फोरी हाई स्कूल की 10वीं की छात्रा है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि पटाखों से ज्यादा शक्तिशाली किसी विस्फोटक की आवाज घर से आई थी। सूचना पर सदर थाने के SI आशीष भगत अस्पताल पहुंचे और मरीज के परिजनों से पूछताछ में जुटे हुए हैं। ईद का तैयारी कर रहे थे, फटेका बेचने के लिए लाए थे, तो उसको ना झाड़े हम लोग ना, फिर खुट्टी था उसमें टांगे ना तो गिर गया। हाँ, वही ब्लास्ट कर गया था। हाँ। आपका क्या नाम है? खुशियाना प्रवीण। सुपरफिशियल टू डीप बर्न है और चेहरा में भी पूरा जला हुआ है और सांस की नली में भी जला हुआ है। आंख में थोड़ा सा इंजरी है, दोनों हाथ दोनों पैर जला हुआ है। बेहतर इलाज के लिए उसको हम रिम्स रेफर कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है सर पेशेंट को देखने के बाद? अभी कंडीशन थोड़ा स्टेबल है, लेकिन आगे देखते हैं कैसा होगा। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।